राधे राधे। आप सभी को गुड आफ्टरनून, नमस्ते, स्वागत है आप सभी का। यूथ हम लोग देख रहे थे और यूथ पे हमारी आज ये 5वीं क्लास है। तो यूथ से लगभग 400 प्रश्न हम लोग अपने प्रीवियस ईयर के देख चुके हैं। आज हम इसमें आदिकाल क्या करेंगे, समाप्त कर देंगे। ठीक, 345 तक ही है आदिकाल में, फिर हम कल आ जाएंगे भक्ति काल पे। हाँ, नमस्ते आप सभी को, नमस्ते। क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए। तो पहला प्रश्न है आपके सामने, कुवलय माला कथा के रचनाकार कौन है? तो जवाब आया है बी बी बी, उद्योतन सूरी। एकदम सही जवाब है। कुवलय माला कथा के रचनाकार उद्योतन सूरी है। 52 नंबर का प्रश्न है। 52 में आपको बताना है कि अदहमार की रचना है। अदहमार की रचना कौन सी है? प्राकृत पैंगलम है, संदेश रासक है, जयचंद्र प्रकाश है, प्रबोध चिंतामणि, प्रबंध चिंतामणि। जवाब है बी, एकदम सही जवाब है। अदहमार की रचना है संदेश रासक। 53 में आपको बताना है कि इनमें से कौन 8वीं शताब्दी के कवि नहीं हैं? सरहपा, हेमचंद्र, सब्रपा, स्वयंभू। 8वीं शताब्दी के कवि कौन नहीं हैं? बिल्कुल सुमन जी, सब क्लासें होंगी। आज तो सब क्लासें होंगी, बस कल भर क्लासें बंद थी, आज सब क्लासें अपने समय पे होंगी। तो 8वीं शताब्दी के कवि नहीं हैं। जवाब आया बी, हेमचंद्र। सही जवाब है। 10वीं 11वीं के हैं। 54 में आपको बताना है पुष्पदंत की प्रबंध रचना। पुष्पदंत की प्रबंध रचना बताइए, कौन सी रचना उनकी प्रबंधात्मक है? तो 54 का जवाब आ रहा है बी, कि रय कुमार चरिव जो है वो पुष्पदंत की प्रबंधात्मक रचना है। सही जवाब है, क्योंकि इसमें से यही रचना एक है भी उनकी। रिठड़ेमी चरिव, पौम चरिव शंभू का है, भविष्यत कहा धनपाल का है, बचा रय कुमार चरिव। 55 में आपको बताना है मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पहली पुस्तक। मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पहली पुस्तक कौन सी है? 55 का जवाब आया है बी, वर्ण रत्नाकर। एकदम सही जवाब है, वर्ण रत्नाकर। वेरी गुड। 56 पे आते हैं, ज्योतिश्वर ठाकुर की वर्ण रत्नाकर है। 56 में बताना है कि निम्न रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ मिलान कीजिए। सॉरी, 57 नंबर का प्रश्न है। 57 में आपको मिलान करना है। 57 का जवाब आ रहा है आप सभी का ए। एकदम सही जवाब है ए। 56 नहीं, ये 57 नंबर का प्रश्न है। ठीक, एक स्किप हो गया, 56 अभी देख लेते हैं। तो ए ही सही जवाब है इसका। कुमारपाल प्रतिपोध सोम प्रभु सूरी, प्रबंध चिंतामणि मेरु तुंग की है। कुमारपाल चरित हेमचंद हमीर रासो सारंगधर की। 56 नंबर का क्वेश्चन स्किप हुआ था जो यहाँ पे है। चलिए 56 का जवाब दीजिए। रचना काल की दृष्टि से रचनाओं का क्रम क्या होगा? आ जाइए 56 और जवाब दीजिए। क्लास को आप सभी के यहाँ शेयर कर दे, सबको पता चल जाए कि क्लास शुरू है। 56 का डी, महेश जी का डी नहीं होगा। महेश जी देखिए, सभी ने ए बताया, ए सही जवाब है। दोहा को सरहपा की है 8वीं में, श्रावकाचार 933 में है, संदेश रासक आपकी 12वीं 13वीं, और कीर्ति लता तो आपकी 14वीं में आ जाएगी। तो ए ऑप्शन हमारा सही है। 57 पे हमने देख ही लिया था। अब आते हैं 58। 58 में भी आपको मिलाने करना है।
मिलान कीजिए 58 का। कौन सी रचना किसकी है? 58 का जवाब दीजिए। एक तो मैं नहीं मिला दिया है। अच्छा, आवाज हो गया होगा कुछ आवाज को। चलिए 58 का जवाब दीजिए। 58 का जवाब आप सभी का आया है बी, सही जवाब है। राठौरा रिख्या, दयाल दास का वैराट पुराण, गोरखनाथ का पुष्पदंत का उत्तर पुराण है, जिनदत्त सूरी का उपदेश रसायन रास है। बी आपने एकदम सही बताया। 59 में आइए, 59 में जवाब देना है आपको कि सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व था। चलिए 59 का जवाब दीजिए। सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व। नहीं नहीं, वो ठीक हो जाएगा शाम तक आवाज। बिल्कुल नीरज जी, गोविंद पांडे की बुक कोशिश करेंगे कल ही से शुरू करें, उसको खत्म कर देंगे। कुलदीप जी ज्वाइन हो जाएंगे तो आप खुद हरे हो जाएंगे। तो शून्य का पूरक तत्व है ज्ञान। 59 का डी एकदम सही जवाब है। आ जाइए 60वें प्रश्न पे और बताइए कि निम्न में से कौन व्याकरण ग्रंथ के रूप में प्रतिष्ठित है? कौन सी रचना व्याकरण ग्रंथ के रूप में प्रतिष्ठित है? जवाब दीजिए। 68 नंबर नहीं 60 नंबर के प्रश्न का जवाब आया बी, एकदम सही जवाब है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण दामोदर शर्मा का व्याकरण ग्रंथ है। 61 में आपको बताना है काल क्रमानुसार सही क्रम क्या होगा। 61 का जवाब दीजिए। 61 का जवाब आ रहा है बी। जिन्होंने बी बताया सही है। हमने इसका ट्रिक बताया ही था। कुरा उक्ति वर्ण, कुवलय माला का था राहुल वेल, उक्ति व्यक्ति प्रकरण और वर्ण रत्नाकर। तो जिन्होंने बी बताया सही है। 62 में आइए और बता दीजिए काल क्रम की दृष्टि से सबसे पुराने कवि कौन हैं? काल क्रम की दृष्टि से सबसे पुराने कवि तुलसी 1532, सूर 1478, बिहारी 1595, विद्यापति 1350। तो विद्यापति सबसे पुराने हैं। 63 में आपको बताना है इनमें से कौन सा नाम नाथपंथी साधकों में शामिल नहीं है। 63 में बताना है कि कौन से नाथपंथी साधकों में नहीं है। तो जवाब आया कढ़पा, सही जवाब है कढ़पा। कढ़पा आपके सिद्ध हैं। ट्रिक यही है कुरा उक्ति वर्ण, एक ही में लिख लीजिएगा, मेरे पास जगह नहीं है तो ऊपर नीचे लिख रही हूँ। कुरा उक्ति वर्ण, कु से कुवलय माला कथा, रा से राहुल वेल, उक्ति से उक्ति व्यक्ति प्रकरण और वर्ण से वर्ण रत्नाकर। चारों रचनाओं का क्रम हो गया। तो कौन से नाथपंथी साधक नहीं है? कढ़पा नहीं है। 64 पे आइए, गोरख के संपादक बताइए कौन है। 64 का जवाब दीजिए। गोरख बानी के संपादक कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, एमपी असिस्टेंट में आया है। तो जवाब आया पीताम्बर दत्त बड़थवाल, सही जवाब है सी ऑप्शन। 65 में आपको बताना है कि किस ग्रंथ में चंदबरदाई को छप्पयों का राजा कहा गया है? 65 का जवाब दीजिए। किस ग्रंथ में चंदबरदाई को छप्पयों का राजा कहा गया है? जवाब एकदम सही है, शिव सिंह सरोज में सेंगर ने कहा था। 66 में एक कथन है, आपको बताना ये कथन पृथ्वीराज रासो के बारे में किसने कहा है कि कथा की परीक्षा इतिहास की दृष्टि से नहीं काव्य की दृष्टि से होनी चाहिए। तो इतना ही पढ़ के आप लोग सही जवाब दे सकते हैं।
तो ये कथन कहते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, एकदम राइट आंसर है। 67 में आइए और बता दीजिए कि निम्न में से सिद्ध साहित्य के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है। 67 में आपको बताना है सिद्धों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। जवाब आ रहा है डी, सही जवाब है। सिद्ध साहित्य का झुकाव सहज साधना सही है। सिद्धों के प्रथम कवि सरहपा सही हैं। सिद्ध साहित्य की रचना चर्यापद तथा दोहों में हुई सही है, लेकिन इनकी भाषा पिंगल है, ये गलत है। इनकी भाषा संध्या भाषा है। 68 में बताइए कौल ज्ञान निर्णय के रचनाकार। कौल ज्ञान निर्णय के रचनाकार कौन है? 68 में जवाब आ रहा है ए तो गलत है भाई, सी वाले सही हैं। कौल ज्ञान निर्णय मत्स्येंद्र नाथ का है। इसके संपादक का नाम बताइए, बहुत तेजी से जवाब दीजिए कि कौल ज्ञान निर्णय के संपादक कौन है। लेखक तो मत्स्येंद्र नाथ हैं। 69 में आइए और बता दीजिए कि निम्न में से अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है। 69 में आपको बताना है अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना। खुमान रासो, ढोला मारूरा दुहा, भारतेश्वर बाहुबली रास, जय मयंक जस चंद्रिका। तो अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना सी ऑप्शन है, भारतेश्वर बाहुबली रास। कुलदीप जी बैलेंस कट गया है, आप हरे तो हो गए हैं, क्यों परेशान? देखिए आप हरे दिखाई दे रहे हैं, सब लोग बता दीजिए भाई ये हरे दिख रहे हैं। शायद हो सके वो अपने आप को न दिख रहे हों, पर आप हरे हो गए हैं, निश्चिंत रहिए। अब आप जाइए नोट्स रिवीजन वाली क्लास ओपन करिए, हो जाएगी आपसे। 70 पे आइए और बताइए। 70 में बताना है चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है। 70 का जवाब दीजिए। चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है? जवाब है रासो का, सही जवाब है रासो साहित्य का। 71 में आपको बताना है आदिकाल को सिद्ध सामंत युग किसने कहा है। 71 का जवाब दीजिए। आदिकाल को सिद्ध सामंत युग राहुल सांकृत्यायन सही जवाब है। 72 में आइए। 72 में आपको बताना है कि इनमें से आदिकालीन हिंदी काव्य धारा में कौन सा ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। 72 में बताइए, ग्रंथ नहीं ये धारा बतानी है, कौन सी धारा आदिकाल में नहीं है। तो आदिकाल में सिख साहित्य नहीं है। सिख साहित्य आपको भक्ति काल में मिलेगा। आदिकाल में जैन सिद्धनाथ है। 73 में बताइए कि आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस क्या है। आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस बताइए। 73 का जवाब आया वीर, एकदम सही जवाब है वीर रस। ये अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है। 74 का जवाब दीजिए। अपभ्रंश का वाल्मीकि, जवाब आया स्वयंभू, सही जवाब है। अपभ्रंश के वाल्मीकि स्वयंभू कहे जाते हैं। 75 में आपसे पूछा गया है कि किस विद्वान ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल नाम दिया है। 75 में जवाब आया शुक्ल जी, सही जवाब है शुक्ल जी। 76 में आइए और बताइए चंद बरदाई किसके दरबारी कवि थे। बहुत आसान सा प्रश्न है। चंदर बरदाई किसके दरबारी कवि थे। जवाब है डी, उनका सही है, पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। 77 में आपको बताना है पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है। पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है। चंद बरदाई की। 78 में आपको बताना है स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है। 78 का जवाब देंगे स्वयंभू को हिंदी का पहला कवि। तो जवाब है राम कुमार वर्मा, सही जवाब है राम कुमार वर्मा।
79 में आते हैं, आपको बताना है कि सिद्ध साहित्य में प्रचलित महामुद्रा शब्द का अभिप्राय क्या है। 79 में आपको महामुद्रा का अभिप्राय बताना है। क्लास को शेयर कीजिए, पहली बार जुड़े हों सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करें। आप सभी लोग लाइक कर दीजिए। तो महामुद्रा का अभिप्राय है सिद्धि प्राप्ति हेतु स्त्री संसर्ग, सिद्धि प्राप्ति हेतु स्त्री संसर्ग। 80 में आपको बताना है आल्हा और ऊदल नामक दो वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन किस रचना में मिलता है। आल्हा और ऊदल नामक दो सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन जगनिक के परमाल रासों में मिलता है। 81 में आपको बताना है नाथ पंथ के प्रणेता कौन थे। 81 का जवाब दीजिए। नाथ पंथ के प्रणेता जवाब है जिनका सी उनका सही है। 81 का ए नहीं सी होगा। नाथ पंथ के प्रणेता पूछे, प्रवर्तक पूछे, आरंभकर्ता पूछे, गोरखनाथ बताएंगे। 82 में एक बड़ी अच्छी पंक्ति है, बता दीजिए किसकी है। पीजीटी में आई हुई है। खने खने नयन कौन अनुसरई, खने खने बसन धूलि तन भरई। ये पंक्ति किसकी है, जवाब देंगे। तो आप सभी का जवाब आया विद्यापति, एकदम सही जवाब है। ये पंक्ति विद्यापति की है। 83 में आपको बताना है अपभ्रंश का भवभूति किसे कहा जाता है। हमने देखा वाल्मीकि तो स्वयंभू हैं, भवभूति कौन है। तो भवभूति कहे जाते हैं पुष्पदंत। अपभ्रंश के भवभूति पुष्पदंत हैं। 84 में आपको बताना है गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य कौन सी है। तो गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य सी सही जवाब आया, राउल वेल है रोड़ा की। 85 में बताना है कि कौन सा नाम आदिकाल का नहीं है। इस विकल्प में 3 नाम आदिकाल के हैं, एक नहीं है। तो कौन सा नहीं है, गद्यकाल। गद्यकाल नाम आधुनिक काल का है, आदिकाल का नहीं है। जल्दबाजी में यदि आप प्रश्न में नहीं पढ़ेंगे पेपर में तो वीर गाथा काल लगा देंगे, फिर जब पूरा पढ़ेंगे तो कहेंगे अरे यार ये क्या हो गया, नहीं पूछा था प्रश्न में। तो प्रश्न को जल्दबाजी में नहीं, ध्यान से पढ़ना है। 87 में आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कवि आदिकाल का नहीं है। कौन सा कवि आदिकाल का नहीं है। तो जवाब आया आप सभी का सी नाभादास सही जवाब है। नाभादास भक्ति काल के राम भक्ति शाखा में आते हैं। 87 में बताना है कौन सी रचना आदिकाल की नहीं है। नहीं, खाना मैडम का नहीं बन रहा है, अगल बगल और भी लोग रहते हैं, नीचे आंटी जी हैं वो बना रही होंगी। चलिए कौन सी रचना आदिकाल की है। तो जवाब आया है आप सभी का विद्यापति पदावली सही जवाब है। 88 में आपको बताना है कि इनमें से कौन सी भाषा आदिकाल की है। आदिकाल की भाषा बतानी है आपको, कौन सी है। तो जवाब आया डिंगल पिंगल सही जवाब है। आदिकाल में वीर रस प्रधान है और भाषा पूछेगी तो डिंगल पिंगल बताएंगे। 89 में आइए और बताइए अपभ्रंश के प्रथम कवि कौन थे। अपभ्रंश के प्रथम कवि बताइए। तो अपभ्रंश के प्रथम कवि हैं स्वयंभू, बी ऑप्शन एकदम सही है। 90 में आपको बताना है अपभ्रंश काव्य का सुप्रसिद्ध छंद कौन सा था। अपभ्रंश काव्य का सुप्रसिद्ध छंद बताना है आपको। आपका जवाब आया पद्धड़ी। बहुत बढ़िया प्रश्न है ये, पद्धड़ी बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। 91 में बताइए कि राजमती से रूठ के बिसल देव कहाँ गए थे।
रानी राजमती से रूठ के बिसल देव कहाँ गए थे? तो उड़ीसा गए थे। 92 में आपको बताना है, इनमें से किस ग्रंथ में लिखा है कि अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म में दीक्षित हो जाती हैं? किस ग्रंथ में बताया गया है कि अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म में दीक्षित हो जाती हैं? तो स्वयंभू ने अपने पौमचर्यु में बताया है। 93 में आपको बताना है कि हिंदी साहित्य के 700 से 1400 ईस्वी के कालखंड को ग्रियर्सन ने क्या नाम दिया है? 700 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक के समय को ग्रियर्सन ने क्या नाम दिया? जवाब आया है आपका 93 का सी, चारण काल। सही जवाब है चारण काल। 94 में आपको बताना है कि कौन 84 सिद्धों में नहीं है? विरूपा, कढ़पा, सांगधर, कुकुरिपा। तो पा वाले तो सब सिद्ध हैं, किस में पा नहीं है? तो सारंगधर में पा नहीं है, ये हमारे सिद्ध नहीं है। 95 में बताइए। 95 में बताना है कि आल्हा और उदल के चरित्र को वीर गीतात्मक रूप में रचने वाले कवि कौन हैं? आल्हा और उदल को अभी हमने सेम प्रश्न देखा, तो इसका जवाब होगा जगनिक है। बस तरीका बदला है प्रश्न पूछने का। परमाल रासो जगनिक। 96 में आपको बताना है पंच पांडव चरितरास, इसके रचयिता कौन है? पंच पांडव चरितरास के 96 में बता दीजिए। 96 का जवाब है शालिभद्र सूरी। सही जवाब है शालिभद्र सूरी। 97 में आपको बताना है भविष्यत कहा। भविष्यत कहा किसकी रचना है? भविष्यत कहा 97 का जवाब दीजिए। भविष्यत कहा धनपाल की है। सही जवाब है धनपाल। 98 में आपको बताना है मुकरी लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किस कवि ने किया था? 98 में आपको जवाब देना है। ज्वाइन करेंगे उसमें आपका आईडी यदि मांग रहा है तो अपने ईमेल का आईडी डालना होता है। अनन्या जी आईडी डालेंगे, नहीं मांग रहा है तो कोई बात नहीं, आप जिससे पेमेंट करेंगे वो डालेंगे तो हो जाएगा। तो मुकरी लिखने का सबसे पहले प्रयास किया था खुसरो ने। जवाब है सी। आ जाइए 99, फिर ट्राई करिए, हो जाएगा। आप ही कर सकते हैं, वो हो जाएगा। 1050 से 1375 की कालावधि को वीर गाथा का नाम किसने दिया है? 99 का जवाब दीजिए। तो वीर गाथा का नाम दिया है हमारे शुक्ल जी ने। आ जाइए 300 प्रश्न। 300वां प्रश्न है आपसे कि 10वीं से 14वीं शताब्दी के किस विद्वान ने आदि काल के अंतर्गत रखा है? 10वीं से 14वीं शताब्दी के साहित्य को किस विद्वान ने आदिकाल के अंतर्गत रखा है? जवाब आया शुक्ल नहीं, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। सही जवाब है 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक का है। चलिए आगे आते हैं। 301 आपको बताना है कि आदिकाल में किस प्रकार का साहित्य लिखा जा रहा था? जवाब दीजिए। आदिकाल में किस प्रकार का साहित्य लिखा जा रहा था? जवाब आया है ए। सही जवाब है जनजीवन से हटके राजाओं की वीरता का अतिरंजित वर्णन है। दूसरा प्रश्न है आपसे, अमीर खुसरो की पहेलियों तथा मुकरियों का क्या उद्देश्य है? खुसरो की पहेलियों और मुकरियों का क्या उद्देश्य है? तो इनका उद्देश्य है मनोरंजन के माध्यम से लोक व्यवहार की शिक्षा। तीसरा प्रश्न है,
वीरगाथा कालीन रासो काव्यों में किस विषय का वर्णन नहीं है? वीरगाथा कालीन रासो काव्यों में किस विषय का वर्णन नहीं है? जवाब है सी, सही जवाब है। वीरगाथा कालीन रासो काव्य में कृष्ण लीला का वर्णन नहीं है। चौथा है रासो ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं? रासो ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं? जवाब है डिंगल पिंगल, सही जवाब है। पांचवा है वीर गाथा काल के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का नाम क्या है? वीर गाथा काल के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का नाम, जवाब है पृथ्वीराज रासो, सही जवाब है। छठवां प्रश्न है विद्यापति के पद किस भाषा में रचित हैं? लाइक आप सभी करें, सब्सक्राइब करें। ऊपर नए चैनल की लिंक दी गई है, उसे भी कीजिए जल्दी। 500 अभी नहीं हुआ, ताकि उस पर भी लाइव सर घटना चक्र कराएं, तो उसको भी आप लोग कीजिए। और आपको वन लाइनर की क्लास भी उस पर आज मिलेगी, कल तो नहीं हो पाई थी। वन लाइनर की क्लास भी आज उस पर मिलेगी। तो विद्यापति के पद मैथिली भाषा में है। सातवां प्रश्न है कौन सी रचना स्वयंभू की नहीं है? 7 नंबर के प्रश्न का जवाब देंगे। कौन सी रचना स्वयंभू की नहीं है? जवाब आया महापुराण, सही जवाब है। महापुराण ये पुष्पदंत का है। 8वां प्रश्न है अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना, जवाब है भारतेश्वर बाहुबली रास, एकदम सही जवाब है। भारतेश्वर बाहुबली रास शालिभद्र सूरी की है। 9 में आपको बताना है 11वीं शताब्दी में रचित लोक भाषा काव्य कौन सा है? 11वीं शताब्दी में रचित लोक भाषा काव्य, सर कहाँ जा अब सर ही को पता होगा कहाँ जा रहे हैं, बता के थोड़ी जाएंगे सर। कहीं भी गए होंगे वीडियो फिर आगे डालेंगे ही, तो पता चल ही जाएगा। तो 11वीं शताब्दी में रचित लोक भाषा काव्य ढोला मारूरा दूहा है, एकदम सही जवाब है ढोला मारूरा दूहा। आ जाइए 9 और 10 नंबर पे और बताइए कि गोरखनाथ के गुरु का नाम क्या था? हाँ ट्रेन में थे, बिल्कुल हमने भी देखा ट्रेन में थे। आगे की भी वीडियो डालेंगे, फिर पता चलेगा आगे कहाँ गए हैं। तो जवाब आया गोरखनाथ के गुरु कौन थे? मत्स्येंद्र नाथ थे, एकदम सही जवाब है मत्स्येंद्र नाथ। 11 में आपको बताना है अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख किसने किया है? बहुत बढ़िया सा प्रश्न है। अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख किसने किया है? जवाब आया जिनका सी, सही जवाब है पतंजलि ने, वेरी गुड, पतंजलि ने। 12 में आपको बताना है सिद्धों के प्रथम कवि हैं। सिद्धों के प्रथम कवि कौन है? जवाब दीजिए। सिद्धों के प्रथम कवि तो सरहपा हैं, एकदम राइट आंसर है। 13 में आपको बताना है उक्ति व्यक्ति प्रकरण, ये ग्रंथ किसका है? उक्ति व्यक्ति प्रकरण, जवाब दीजिए। उक्ति व्यक्ति प्रकरण किसका है? जवाब आया नहीं, पूछा गया है कि ये है क्या, महाकाव्य है, गद्य काव्य है, छंद है या व्याकरण है? तो ये व्याकरण ग्रंथ है दामोदर शर्मा का। 14 में आपको बताना है प्राकृत पैंगलम के रचयिता। प्राकृत पैंगलम के रचयिता कौन है? 14 नंबर के प्रश्न का जवाब दीजिए। 14 का जवाब आया सी, सही जवाब है सी ऑप्शन। आते हैं 15 और बताइए
कि गुरु गोरखनाथ को हिंदी के किस विशेष रूप का कवि स्वीकार किया जाता है? गुरु गोरखनाथ को हिंदी के किस विशेष रूप का कवि स्वीकार किया जाता है? तो जवाब आया पुरानी हिंदी के कवि। एकदम सही जवाब है पुरानी हिंदी के कवि। 16 में आपको बताना है कि विद्यापति की भक्ति श्रृंगार परक पदावली अनूठी संपत्ति है। ये किसकी है? हिंदी साहित्य के संक्रमण काल की कि आदि काल की? विद्यापति की भक्ति श्रृंगार परक पदावली अनूठी संपत्ति है हिंदी साहित्य के आदि काल की। 17 में आपको बताना है आलखंड का वास्तविक स्रोत ग्रंथ है। कौन सा है? तो आलखंड का वास्तविक स्रोत ग्रंथ है परमाल रासो जगनिक का। 18 में आपको बताना है, एक पंक्ति है, बता दीजिए किसकी है? महुअर बुझई कुसुम रस कब कला सुछिल असुजन पर उर आर मन दुजन नाम मैल। 18 का जवाब आया है, ये पंक्ति विद्यापति की है और आप लोगों का जवाब एकदम सही है। छैल मैल बुझई किसकी पंक्ति? विद्यापति की। 19 में बताइए कि आदिकाल हिंदी को एक भिन्न प्रकार की हिंदी मानते हुए उसे हिंदवी किसने कहा है? 19 का जवाब देंगे। आदिकालीन हिंदी को एक भिन्न प्रकार की हिंदी मानते हुए उसे हिंदवी कहा है अमीर खुसरो ने। 20वां प्रश्न है आपसे, इनमें अपभ्रंश के सर्वप्रधान कवि कौन हैं? अपभ्रंश के सर्वप्रधान कवि बताइए। तो अपभ्रंश के सर्वप्रधान या प्रथम कवि स्वयंभू हैं, अभी हमने देखा ही था, स्वयंभू। 21 में आते हैं, 21 में आपको बताना है उपदेश रसायन रास के रचनाकार कौन है? उपदेश रसायन रास के रचनाकार जवाब आया जिनदत्त सूरी। उपदेश रसायन रास जिनदत्त सूरी का है, एकदम सही जवाब है। 22 में आइए, नौ नाथों में कौन नहीं है? 22 में आपको बताना है कि नवनाथों में कौन शामिल नहीं है। तो गोरक्षनाथ है, नागार्जुन है, जड़ भरत हैं, लेकिन देवसेन नवनाथों में नहीं आएंगे। नवनाथों के नाम आप सभी को याद होने चाहिए। 23 में आइए और बता दीजिए जम्बू स्वामी के रचयिता कौन है? जम्बू स्वामी के रचयिता कौन है? 23 का जवाब दीजिए। नहीं, किंग पंडित जी, कल मैं सूचना दिया था मैंने, कल कोई भी क्लास नहीं थी। आज सभी क्लासें अपने समय पे होंगी। नए चैनल पे आपको वीडियो भी मिलेगा, वन लाइनर के 100 प्रश्न, और लाइव क्लास तो उस पर हो पाएगी जब 500 सब्सक्राइबर होंगे, तो आप लोग उसको कीजिए। और इस पे सारी लाइव क्लासें होंगी अपने समय से, 8 बजे भी होगा। तो जम्बू स्वामी रास धर्मसूरी का है। 24 में बताइए बिसलदेव रासों का अंगिरस। बिसलदेव रासों का अंगिरस कौन सा है? तो 24 का जवाब है श्रृंगार। सही जवाब है श्रृंगार है। बिसलदेव रासों में श्रृंगार रस प्रधान है। आते हैं 25 पे। 25 में आपको बताना है कि हिंदी में प्रचलित 12 मासा सबसे पहले किस रचना में मिलता है? 25 का जवाब दीजिए। हिंदी में 12 मासा सबसे पहले किस रचना में मिलता है? जवाब आया नेमिनाथ चौपई में, एकदम सही जवाब है। आते हैं 26 में आपको बताना है श्रावकाचार। श्रावकाचार किसकी रचना है? 26 का जवाब दीजिए। हाँ, आप कोई नहीं कंचन जी, हमें भी अधूरा अधूरा लग रहा था।
श्रावकाचार देवसेन की है, सही जवाब है। आ जाइए 27 और बता दीजिए गोरखबानी ग्रंथ के संपादक। गोरखबानी के संपादक कौन है? 27 का जवाब है पीताम्बर दत्त बड़थवाल, सही जवाब है पीताम्बर दत्त बड़थवाल। 28 में आपको बताना है एक थाल मोती से भरा सबके सिर पे औंधा धरा। ये पंक्ति है, बता दीजिए किसकी है? बिशलदेव रासो में वही है, श्रृंगार रसी प्रधान है सुनैना जी, इसमें कोई डाउट नहीं। तो जवाब है खुसरो, खुसरो सही जवाब है। ये पंक्ति खुसरो जी की है, एक थाल मोती से भरा। 29 में बताइए कि कौन सी विशेषता लोक साहित्य में नहीं है? 29 का जवाब दीजिए। कौन सी विशेषता लोक साहित्य में नहीं है? तो 29 का जवाब देना है आपको 12मासा का प्रयोग। तो सबसे पहले 12मासा का प्रयोग जब हिंदी में पूछेगा कि हिंदी में 12मासा का प्रयोग सबसे पहले किस में मिलता है, तो बिसलदेव रासो बताएंगे। लेकिन जब पूछेगा केवल ऐसे कि सबसे पहले 12मासा का प्रयोग किस रचना में मिलता है, तो नेमिनाथ चौपई लगाएंगे। लेकिन जब हिंदी लगा देगा तो हम रासो लगाएंगे। क्लियर? बिसलदेव रासो। तो लोक साहित्य में कौन सी विशेषता नहीं होती है? तो इसमें शास्त्रीयता होती है, ये गलत है। इसमें शास्त्रीयता होती है, ये गलत है। 30 में आइए, 30 में आपको बताना है कि स्वयंभूकृत पौमचर्यु की कथा किससे संबद्ध है? स्वयंभू की जो पौमचर्यु है इसकी कथा किससे संबद्ध है? तो जवाब आया है कि राम कथा सही जवाब है। पौमचर्यु में राम कथा है। 31 में बताना है ढोला मारूरा दोहा किस क्षेत्र का लोकप्रिय लोक भाषा काव्य है? 31 का जवाब दीजिए। ढोला मारूरा दोहा किस क्षेत्र का लोकप्रिय लोक भाषा काव्य है? 31 का जवाब आ रहा है सी। तो बिल्कुल ढोला मारूरा दोहा ये राजस्थान का लोकप्रिय लोक भाषा काव्य रहा है। 32 में आइए और 32 में आपको बताना है कि जयदेव के गीत गोविंद का विशेष प्रभाव किस कवि पे माना जाता है? जयदेव के गीत गोविंद का विशेष प्रभाव हिंदी के किस कवि पे माना जाता है? 32 का जवाब दीजिए। 32 का जवाब है विद्यापति, सही जवाब है विद्यापति पे माना जाता है। 33 में आपको बताना है कि आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं में किस शैली का प्रयोग किया जाता है? आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं में किस शैली का प्रयोग किया जाता है? जवाब आया डिंगल, सही जवाब है। श्रृंगार रस की रचनाओं में पिंगल शैली, वीर रस की रचनाओं में डिंगल। 34 में बताइए कि अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले प्रयोग कहाँ देखने को मिलता है? अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले प्रयोग कहाँ देखने को मिलता है? जवाब आया राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में, सही जवाब है। 35 में बताना है कि इनमें से कौन सी रचना चंदबरदाई की है? कौन सी रचना चंदबरदाई की है? 35 का जवाब दीजिए। जवाब है पृथ्वीराज, सही है। रणमल छंद श्रीधर का है, बिसलदेव नरपतिनाल का नहीं, हाँ उन्हीं का है, जयचंद प्रकाश भट्ट केदार का। 36 पे आते हैं। 36 में आपको बताना है
कि सिद्ध साहित्य के अंतर्गत 84 सिद्धों की साहित्यिक रचनाएं आती हैं जो 36 में बता दीजिए। यशस्वी जी, ये प्रीवियस ईयर पेपर है और मुझे आप बताइए कि प्रैक्टिस सेट से नहीं आएगा। तो प्रैक्टिस सेट बनता कहाँ से है? प्रैक्टिस सेट बनता ही तो बुक ही से है कि अपने आप से कोई प्रैक्टिस सेट बनाता है। आप अपना थोड़ा दिमाग लगाइए और जो कह रहे हैं उनको भी ये सोचना चाहिए। बिल्कुल प्रैक्टिस सेट से, हाँ, फालतू के जो मॉडल पेपर मार्केट में मिलते हैं उनसे नहीं आए। बहुत कम फंसते हैं प्रश्न, जो नए नए दिखाते हैं, ज़्यादा फालतू के प्रश्न लाते हैं। लेकिन ये तो आपका प्रीवियस ईयर पेपर है और आप किसी से पूछ लीजिए दुनिया में, ये परीक्षा नहीं, आप यूपीएससी की, पुलिस की, दरोगा की, सब परीक्षा में लोग पहले प्रीवियस ईयर पेपर रटते हैं अपना, तब समझते हैं कि हम पेपर देने के लायक हैं। ये आपका प्रीवियस ईयर पेपर है। हाँ, और प्रैक्टिस सेट जो हम कराएंगे भी, जो 8 बजे मैं कराती हूँ या जो सर चाहे कोई भी, तो वो किससे होती है? बुक से ही तो होती है। बुक से आप पढ़ेंगे, चाहे मैं बुक 10 बार शुक्ल जी की पढ़ी हूँ, लेकिन फिर भी वहाँ से प्रश्न आए तो मैं सही नहीं कर पाऊंगी जब तक मैं उस बुक से प्रश्न ना हल करूँ। तो जब प्रश्न हल कर लूंगी वहाँ से तो तैयार होते हैं मेरे। हाँ, चलिए, तो 36 का जवाब आया है डी, सही जवाब है। सिद्ध साहित्य के अंतर्गत 84 सिद्धों की साहित्यिक रचनाएं आती हैं जो तत्कालीन लोक भाषा हिंदी में लिखी गई। 37 में आपको बताना है घोर अघारे चंदमणि जिमि उज्जोव करे। जवाब दीजिए, इस पंक्ति में महासुख का संबंध किससे है? अच्छा, थोड़ा सा बोल दिए, ऐसे तो आप लोगों को लगा कि मीठा बोल रही हैं, मतलब व्यंग कर रहे हैं आप लोग मेरे पे ही। नहीं, कोई भी आपको कुछ भी बताए, ठीक, सुना सबकी जाता है, लेकिन उसमें अपना भी थोड़ा सा दिमाग लगाया जाता है, तर्क पे सोचा जाता है। तर्क तो होगा ही हमारे पास, आंख बंद करके नहीं मान लिया जाता है कुछ भी बात। तो इसका आंसर सी होगा। यहाँ पे मैं दिखाती हूँ, क्योंकि प्रश्न ये बड़ा है, 2 पेजों में है, तो ए, बी और सी सही होगा। महासुख का तात्पर्य है, महासुख महासुख का तत्सम है, फिर महासुख वज्रयानियों का परिभाषिक शब्द है, और इसके बाद प्रज्ञा और योग से महासुख की दशा संभव है। तो सी ऑप्शन होगा। चलिए, 38 में मिलान कीजिए, पंक्ति का मिलान करना है आपको। सूची 1 से सूची 2 का मिलान कीजिए। 38 का जवाब देना है आपको। जवाब दीजिए। थर्टी 38 का जवाब आया BA। जिन्होंने ए बताया उनका एकदम सही जवाब है, ए ऑप्शन होगा। नागर बाहिरे डोम्बी कढ़पा का है, कावा तरुअल पंचविड़ा लुईपा का, कड़ुआ बोलना बोलिस नारी नरपति नाल का, मुरा जोबना नवेलरा भयो है गुलाल खुसरो का। तो ए हमारा सही जवाब है। 39 पे आइए और बताइए, मिलान करना है आपको कि पृथ्वीराज रासो किस काल और रचनाकार की रचना है, आपको ये बताना है। पहले आपको काल चूज करना है, मिलान नहीं करना है, फिर रचनाकार चूज करना है, तो मिलान कीजिए। चलिए, पहले आपको काल बताना है कि पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है, तो आदि काल की रचना है, तो यहां से हम बी ले लेंगे, और चंद्रबरदाई की है तो ए ले लेंगे। तो हमारा जवाब होगा बी और ए। तो बी ऑप्शन क्या है? एकदम राइट आंसर है। 40 में आते हैं। 40 में आपको बताना है सिद्ध कवि सरहपा की रचना का नाम। सरहपा की रचना का नाम बताइए, इनकी रचना क्या है? सरहपा की रचना, वर्षा जी, अलग अलग ईयर की यूथ आती है ना, हर साल की आती है अलग अलग, तो आपकी किसी और वर्ष की होगी, मेरी किसी और वर्ष की, तो इसीलिए मैच नहीं कर रहा होगा।
तो सरहपा की रचना दोहा कोश है। आते हैं 41 में आपको बताना है कि मैथिल कोकिल के नाम से कौन से कवि जाने जाते हैं। 41 का जवाब दीजिए। मैथिल कोकिल के नाम से कौन जाने जाते हैं। जवाब आया विद्यापति। सही जवाब है विद्यापति। 42 में आपको बताना है कि सिद्ध साहित्य में सिद्ध की संख्या कितनी मानी गई है। सिद्ध साहित्य में सिद्धों की संख्या कितनी मानी गई है। हाँ, 2-3 प्रश्न, ज्यादा नहीं डिफरेंट होता है काजल जी। तो सिद्ध साहित्य में सिद्धों की संख्या 84 है। 43 में आपको बताना है कौन सी विद्यापति की रचना नहीं है। नहीं बताना है आपको कौन सी विद्यापति की नहीं है। 43 का जवाब आया है गीत गोविंद नहीं है। डी वाला सही जवाब है क्योंकि ये जयदेव की है। गीत गोविंद जयदेव। बाकी कीर्ति पताका, कीर्ति लता, पदावली सब विद्यापति। 44 में आपको बताना है कीर्ति लता की भाषा क्या है। कीर्ति लता की भाषा बताइए, इसकी भाषा क्या है। कोई बात नहीं कंचन जी। 44 का जवाब आया डी अवहट्ठ है। सही जवाब है अवहट्ठ है। आदिकाल का अंतिम प्रश्न है 45 नंबर का हमारा। फिर इसके बाद भक्ति काल कल से हम देखेंगे कि आदिकाल और भक्ति काल के बीच एक स्वर्णिम कड़ी किसे कहा गया है। 45 में बताना है आपको आदिकाल और भक्ति काल के बीच स्वर्णिम कड़ी। ऊपर नए चैनल का लिंक है, आप सभी सब्सक्राइब कर लें। उस पे वन लाइनर की क्लास मिलेगी। 20 मिनट में 100 प्रश्न हम देखेंगे, तो कर लीजिए। बाकी 8 बजे आज क्लास होगी। 8 बजे आज हम 30 प्रैक्टिस सेट देखेंगे। 125 प्रश्नों का, और 1 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल तक चलेगा। ठीक, 1 अप्रैल आज है। आज सारे सही हुए। मंगीता जी बधाई हो, आज के प्रश्न भी बहुत आसान थे। 2 ही चैनल है, अभी नया बनाया गया है कुलदीप जी। एक ऊपर लिंक है और ये एक तो है, ये तो रहेगा, वो भी रहेगा। ठीक, तो 8 बजे आज हम जो क्लास देखेंगे तो अब 125 प्रश्न हम देखेंगे। ठीक, बिल्कुल पेपर की तरह वो होगा और 30 क्लासें होंगी। 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक 125 प्रश्न वाला, 39 वाला, 339 वाला क्या प्रश्न था देख लेते हैं। सही तो है 39 का। सुनैना जी क्या दिक्कत है इसमें। सही तो है। लिंक है ऊपर कमेंट में पिन किए हैं चेतन जी, देख सकते हैं आप। उस पे लिंक पे क्लिक करेंगे, सर का एक शॉर्ट वीडियो आएगा, क्लिक करेंगे, फिर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सभी के यहाँ शेयर करके उसको जल्दी से 500 कीजिए। हाँ, बहुत कम समय में हमने अपने 95 प्रश्न देखे हैं। 50 मिनट भी नहीं हुआ, 95 हम लोगों ने देख लिया था। कल और स्पीड से देखा जाएगा, स्पीड बढ़ती जाएगी और 8 बजे होगा। टेलीग्राम का लिंक, अच्छा रंजना जी टेलीग्राम का लिंक भेज देते हैं। 1 मिनट अभी भेज देते हैं। बिल्कुल, उस पर भी क्लास, उस पर मैंने बताया था कि मैं अपनी प्रश्नों की जो डायरी है, नोट्स है, उसको पढ़ूंगी और सर उस पर घटना चक्र की मैराथन क्लास लेंगे। टेलीग्राम का लिंक रुकिए, अभी मैं कमेंट में शेयर करती हूँ। 1 मिनट। टेलीग्राम से तो आप सभी अनिवार्यतः ही जुड़ जाइए। चलिए शेयर कर दिए, देखिए कमेंट में दिख रहा होगा।
नहीं, वो गलत नहीं है, 39 का सही है भाई, उसको आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं ना। वो पूछा है किस काल और किस रचनाकार की रचना है, तो उसका जवाब सही है, जवाब उसका गलत नहीं है, प्रश्न भी गलत नहीं है। क्या कमेंट है उपेंद्र जी आपका? क्या कमेंट है, रुक जाइए देख ही लेते हैं। इतने लोग कमेंट कर दिए कि आपका कमेंट खो गया। बहुत ऊपर चला गया है आपका। दिख नहीं रहा है, आप फिर से एक बार करेंगे तो कर दीजिए। चंद्रबरदाई तो आदिकाल की रचना है, चंद्रबरदाई रचना थोड़ी है, वो तो रचनाकार है सुनैना जी, वो रचनाकार है, रचना नहीं है। पूछा है कि पृथ्वीराज रासो किस काल की और किस रचनाकार की रचना है, तो काल हो गए आदिकाल, रचनाकार हो गए चंद्रबरदाई। आधुनिक काल चंद्रबरदाई हैं सुनैना जी, ये क्या आपने बताया? हाँ, आप क्वेश्चन को समझ नहीं पा रही हैं, बिल्कुल आप क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिए अच्छे से। क्वेश्चन को आप समझ ही नहीं पा रही हैं कि वो पूछा क्या है। चलिए क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक। और उपेंद्र जी का प्रश्न क्या था वो मैंने खोजा पर मिला नहीं मुझे, आप कमेंट में कर दीजिएगा, जवाब मिल जाएगा। नीरज जी ज्वाइन हो गया होगा तो थोड़ी देर में होने ही लगेगा, शो करने लगेगा। अच्छा, आप मिलान कर रही थी। चलिए ठीक है, चलिए इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।